किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या है, ये एक टास्क है, ये हमें सीखना है। ये देखेंगे हम। किसी भी पॉइंट का इमेज क्या बनेगा इफ यू हैव टेकन दिस लाइन एज मिरर। अगर ये मिरर है तो इसका कोई ना कोई इमेज बनेगा ना इस तरफ, यहाँ पे जब आप देखते हो सामने तो जितना डिस्टेंस से हाँ उस तरफ हमारा इमेज बनता है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट ए बी फिक्स है तो व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज। ये भी स्ट्रेट लाइन से आप सीख सकते हो। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे अच्छा फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन which is parallel to some line, वो तो है ही। family of a straight line passing through point of intersection of those two lines। ये दो लाइन फिक्स कर दिया गया, L1 0 L2 0, we have two lines और we have to write an equation for family of equation for family of equation that passes through point of intersection of the two lines। ये बहुत सारे लाइन इनसे पास होंगी तो हम ये भी हाँ ये अगली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तीन स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकते हैं, होना है बस ऐसे कट कर सकते हैं आपस में। हाँ सर स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे कट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, ये तीनों एक को पॉइंट पॉइंट को पॉइंट पे एक पॉइंट पे वो जा रहे हैं, एक पॉइंट से होके जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सारे तीन स्ट्रेट लाइन ऑल द थ्री स्ट्रेट लाइन विल डू लाइक दिस कि वो एक पॉइंट से होके ही जाएंगे, ऐसे भी जा सकते हैं। बट व्हेन दे passes through a common point then we say that it is concurrent, right? In such case what we do, हम क्या करते हैं इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए, इन सच केस। ट्रायंगल को जीरो कर देते, ट्रायंगल का एरिया। हाँ हाँ बिल्कुल। एक होता है a1x प्लस a2x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1, एक इक्वेशन। और इसी तरीके से थ्री इक्वेशंस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वी सॉल्व दिस टू इक्वेशंस एंड जो पॉइंट आएगा x, y उसको थर्ड वाले लाइन में पुट कर देंगे, a3x b3y plus c3, whatever will be the point after solving these two, we put that point in the third equation। तो ये मेरे को वो मिल जाता है। ये हम लोग ऐसे करते हैं। बट एक और चीज इसमें है कि अगर कोइंसिडेंट हुआ, अगर ये हाँ तो एक पॉइंट से कंकरेंट हुआ, एक जगह से जा रहा है, तो इनका जो डिटरमिनेंट होगा डिटर्मिनेंट वो जीरो होगा। वो जीरो होगा। a1 a2 a3 d1 d2 b3 एंड c1 c2 c3। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों को मिलेगा। और ये सारा स्ट्रेट लाइन का जो भी कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी मच यूजफुल इन वेक्टर एंड 3D। वेक्टर 3D में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कई बार आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मिलता है कि ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया गया। अगर अभी ओरिजिन 0 0 है 0 0 है, इसको उठा के अल्फा कॉमा बीटा कर दिया गया, 3 2 कर दिया गया, तो जो पॉइंट बनेगा उसका कोऑर्डिनेट किस तरीके से चेंज होगा। अभी ये पॉइंट अल्फा बीटा है और बाद में इसका इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका पॉइंट क्या हो जाएगा। एक्स के साथ 3 ऐड कर देंगे एंड वाई के साथ 2। राइट, तो ये सब चीजें भी आएंगी। फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस भी है कि हमने एक्सिस को ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब फिर से इसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अभी ये x, y इसके अकॉर्डिंग था, x, y इसके अकॉर्डिंग, तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू चेंज। तो ये भी एक हमें स्टडी करना है। ठीक है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में थोड़ा बहुत करना है, जेई में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो बेसिकली हाँ, एक और चीज है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ये एक लाइन है, इस पॉइंट का दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी। तो आप इतना जरूर बता सकते हो कि दोनों पॉइंट एक लाइन के एक ही तरफ है या ऑपोजिट साइड है, ये आप बता सकते हो। ये लाइन है, आप ये नहीं बता सकते, एक लाइन है और एक पॉइंट है, आप ये नहीं बता सकते कि ये पॉइंट इसके इस तरफ है या इस तरफ है, ये नहीं बता सकते। कोई भी ऐसा अननोन पॉइंट है, अननोन लाइन है, ऐसा कोई मेथड नहीं है। वैसे आप ड्रॉ करने पे तो सब कुछ बता ही सकते, लेकिन ऐसे ज्योमेट्रिकली ऐसे मतलब कुछ कैलकुलेशन से बताने के लिए आपको दो चीजें आप ये बता सकते हो कि ये दोनों पॉइंट एक तरफ है या दोनों पॉइंट अपोजिट साइड है, ये भी स्टडी करना है।
फिर आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। या फिर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ये दो लाइन है, तो इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा? तो हम क्या बोलते हैं कि यही है भाई एंगल बाइसेक्टर। इसको एच के मान लो कोई पॉइंट, और इसके आगे हम इसका प्रोसीजर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन भी हमें याद रखना पड़ सकता है। तो एक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रखना है, इसका इमेज है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये सब चीजें बाकी है। फिर उसमें ये देखना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा इक्वेशन देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा इक्वेशन देगा, ये सारा कुछ। फिर एक और होता है हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ax स्क्वायर by स्क्वायर 2hxy, ऐसे कर करके जो इक्वेशन आता है उसको हम दो स्ट्रेट लाइन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और वहां से दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो उसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा पढ़ना है आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस इतनी सी बातें हैं स्ट्रेट लाइन में, और फिर ढेर सारे क्वेश्चन, बस। तो इतना हम लोग करते हैं। ओके, लेट मी, और एक बात और है जो आपको नहीं बताया गया अभी तक, पोलर कोऑर्डिनेट में आपको और जानना है थोड़ा सा। पोलर कोऑर्डिनेट में आपको एक दो क्वेश्चन कर लेना चाहिए, ताकि उस तरीके का कुछ भी आपको प्रॉब्लम ना हो। एक पॉइंट को दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन में तो x, y है, और तो कुछ है नहीं। आप इस पॉइंट को दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे आप? x, y। दूसरा क्या दिखाओगे? ये डिस्टेंस r और थीटा। और क्या दिखा सकते हो? r, थीटा प्लस 2 पाई। हाँ बोलो, दिखा सकते हैं ऐसा? हाँ। बताओ, अगर कोई बोले माइनस r, थीटा है, तो इस पॉइंट को कहाँ दिखाओ? या सिंपल ले लो, माइनस r, π/4, या -3, π/4, कहाँ रिप्रेजेंट करोगे इसको आप? तो यही आपको बताना है इसमें, अभी बस यही छूट गया था कि r, थीटा तो ठीक है, लेकिन माइनस r, थीटा का क्या? माइनस r, थीटा के लिए r, थीटा रिप्रेजेंट कर दीजिए सबसे पहले। तो 3, π/4, ये रहा सर वो π/4। थर्ड कोऑर्डिनेट पे होगा। हाँ, होना चाहिए। ये हो थर्ड गया क्वाड्रेंट। π/4, राइट। आफ्टर दिस माइनस r करने के लिए इसी डायरेक्शन को आप पीछे ले जाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे, और ये जो पॉइंट होगा वो होगा -3, π/4, राइट। ये होगा -3, π/4। हाँ सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। ओके ओके, ठीक है। तो यही चीज है, ध्यान में रखनी है बात को। और आपके सामने मैं अब दो चार पोलर कोऑर्डिनेट देता हूँ, आप उसको ड्रॉ करके देखिए कि उसमें और कुछ लर्न करना है या एवरीथिंग इज डन। तो मैं अब देने जा रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, 1, π/6, वेरी इजी। सेकंड, 2, 3 पाई। थर्ड, 2, -2 π/3। फोर्थ, -3, 3 π/4। चलिए ये बताइए। फिफ्थ, -√2, π/4। 0, π/4। सर ये सर क्या करूँ सर, ड्रॉ करूँ? Just draw it. Yes, you cannot show it. Just draw it. Or if possible, you can change it into Cartesian system. जैसे इसको कार्टेशियन सिस्टम में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? अब ड्रॉ कर दो, आप कार्टेशियन सिस्टम में मत चेंज करो।
ओके, हो गया होगा। हाँ सर। 2 कॉमा 3 पाई, so 3 पाई मस्ट बी दिस एंगल, 2 पाई ये हो गया, 3 पाई क्या ये 2 ये हो गया पाई, और इसमें 2 पाई और ऐड कर दो, ये हो गया 3 पाई। तो ये जो होगा लाइन ये वाला ऐसा, ये जो 2 डिस्टेंस के साथ। सर वो एंगल को वैसे दिखाना होगा। हाँ दिखा दीजिएगा। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट ही करना है तो क्या करेंगे, सिंपल, ज्यादा सोचना नहीं है, 2 cos 3 पाई 2 sin 3 पाई, दैट्स इट। तो cos 3 पाई -2 कॉमा 0, सिंपल, वैसे भी दिख रहा है -2 कॉमा 0, -√2 पाई बाई 4, तो फॉर दिस √2 पाई बाई 4 रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये रहा पाई बाई 4 और ये रहा √2। अब माइनस करेंगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा, ये पाई बाई 4 है, ये हो जाएगा -√2 पाई बाई 4। Definitely, what is the point? You can see here the x will be negative, y negative, x both are negative. So -√2 cos pi by 4 and -√2 sin pi by 4. Nothing, nothing requires in changing into coordinate into Cartesian system. So -1 comma -1. I have done for fifth. Question number 3. 2 and -2 pi by फोर्थ 3. क्वाड्रेंट। So first of all, where is -2 pi by 3? So when it says negative of any angle, we start below the axis. तो इस तरीके से, तो यहाँ पे 2 पाई बाई 3 वाला एंगल क्या होगा, ये होगा 2 पाई बाई 3। हाँ हाँ सर, मैंने π/3 का। पाई बाई 2 में क्या ऐड कर देंगे आप, 30 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 ये एंगल। तो ये हो गया तुम्हारा 2 और ये हो गया -2 पाई बाई 3, -2 पाई बाई 3 एंगल हो गया प्लस 2 हो गया, तो यही एंगल, यही चीज, राइट। अगर यहाँ पे -2 होता तो इंटरेस्टिंग हो जाता, -2 -2 पाई बाई 3, तो ये 2 -2 पाई बाई 3 ये है, तो -2 होगा तो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता। ये फर्स्ट को, वही तो मैं कहने ने कहा कि एक पॉइंट को लिखने का कितना तरीका है, यानी -2 -2 पाई बाई 3 इस पॉइंट को लिखने का तरीका है। सोचो, कोई अगर शुरू में देगा तो कोई अगर फर्स्ट में आ रहा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ऐसा फर्स्ट में कैसे आ सकता है, इतना नेगेटिव, वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है, बट है। तो -2 2 पाई सर वीडियो पॉज हो गया सर।
अरे यार तब से म्यूट है, आवाज नहीं आ रही थी अभी तक। हाँ सर, नहीं अब सर, ठीक है। अब ठीक है। तो मैंने इतना बकबक कर दिया तो कुछ पता चला? नहीं सर। हाँ, आपका वो -2, -2 पाई/3 तक। मैं -2 -2 पाई/3 तक, वहां तक हो गया ना? हाँ ये पॉइंट आपको ये मिल गया, ये -1 -√3 इसमें पुट करो, आराम से मिल जाएगा। 2 cos -2 पाई/3, 2 sin -2 पाई/3। तो ये आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे ये आ गया, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में मस्त चल रहा है। अब इसको अगर -2 कर दिया जाए यहाँ पे, तो ट्राई करो तो फाइंड करने का कि ये दोनों पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपने क्या किया, 2 को माइनस कर दिया, देखो क्या वो फर्स्ट में आ रहा है, या हम ऐसे ही बके जा रहे हैं कि ये फर्स्ट में हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, स्ट्रेंज। आप इसको प्रूफ कीजिए, बनाइए इसको, बताइए। मैंने बोर्ड पे करा हुआ है, तो मैंने वही मिटा दिया अभी। अब 2 पाई/3 का वैल्यू याद नहीं होगा ढंग से आप लोगों को। -2 cos -2 पाई/3। हाँ, तो वो सर √3 आ रहा है। हाँ, तो 2 पाई/3 निगेटिव खा जाता है कॉस को, तो निगेटिव कॉस में देखना ही नहीं चाहिए। cos 2 पाई/3 को लिखेंगे पाई माइनस पाई/3, पाई/3 होता है हाफ, तो ये हो गया -हाफ। फिर -2 sin -2 पाई/3, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 sin 2 पाई/3 यानी कि √3/2। तो देखो ये आ गया 1 और ये आ गया √3, आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब जो हम सोच रहे थे वो ठीक ही है। हाँ तो यहाँ से आप सब कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। -3 cos 3 पाई मैं कर ही देता हूँ। -3 cos 3 पाई और क्या हो जाएगा, -3/√2। कर लेते हैं इसको, ठीक है। कहाँ रिप्रेजेंट करें इसको पहले, -3 एंड 3 पाई/4। तो पहले तो 3 3 पाई/4 को रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये रहा 3 और 3 पाई/4। और आप इसको नेगेटिव करेंगे -3, यानी कि ये नीचे चला जाएगा ऐसे। और 3 पाई/4 किधर है, इधर 3/4 है, तो 3/4 ऐसे रहने दो। तो बस ये पॉइंट है एक्चुअली। तो देखो क्या फोर्थ में आ रहा है, -3 कॉमा -3 cos 3 पाई/4 कितना होगा, -1/√2। और -3 sin 3 पाई/4 कितना होगा, sin 3 पाई/4 कितना होगा, 1/√2। 1/√2। तो 3/√2 एंड -3/√2। तो वही यहाँ पे भी है फोर्थ क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव। सो एवरीथिंग इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 0, कहाँ पे होगा पॉइंट बताइए। वो तो y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, 0 cos π/2, ठीक है, एंड 0 sin π/2, यही होगा ना। तो 0 हाँ, में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो होगा, ओ 0 0, हाँ। ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट बड़ा मजेदार है, उसमें एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी चीजें हैं, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका, उससे भी ज्यादा, जितने चाहे उतने तरीके लिख लो आप। तो ये बड़ा शानदार है इसमें पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट इधर उधर कर दिया तो आप उसमें फंसना मत। एक पोलर कोऑर्डिनेट का और भी क्वेश्चन मैंने कराया था जो r cos थीटा r sin थीटा वाला था। एक क्वेश्चन इसमें है, कन्वर्ट y is equal to 10 into a polar equation। बताइए क्या हो सकता है, कन्वर्ट y is equal to 10 into a polar equation। r sin थीटा इज इक्वल टू 10।
r sin थीटा इज इक्वल टू 10, y को लिखेंगे r sin थीटा दिस इज इक्वल टू 10, फिर r हो जाएगा 10 बाई sin थीटा, तो ये हो जाएगा 10 cosec थीटा। r को कुछ के इक्वल लिख देना वो ठीक रहेगा ना, r इज इक्वल टू दिस थिंग, r थीटा में आपने लिख दिया इक्वेशन को, हाँ परफेक्ट दिख रहा है। 10 बाई sin थीटा तो भी छोड़ सकते हैं। चलिए एक अच्छा सा इलिप्स का इक्वेशन है हाइपरबोला का, x स्क्वायर minus y square by 4, convert it into polar equation, convert this equation into polar equation. So these things are very simple indeed. हाँ सर। Simple है, r cos theta, so this will become r square cos theta and r square sin square theta, this is equal to 4, and what next, r square is common and cos square theta minus sin square theta will become सर cos 2 by root over of cos 2 theta। right, so r square is equal to 4 by cos 2 theta यानी कि sec 2 theta, so r is equal to 2 root sec theta, ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इस पर सर प्लस माइनस देना पड़ेगा? जब स्क्वायर रूट बनाएंगे तो प्लस माइनस देना ही पड़ेगा, इसलिए आप यहीं पे छोड़ के खत्म करो। चलिए शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन मैंने बताया कि भैया ये वाला जो ऑरिजिन है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया अल्फा बीटा पे, यानी 2,3 या कहीं पे भी, तो अभी जो यहाँ पे पॉइंट था 10,8 वो अब इसके रेस्पेक्ट में सपोज करो 3,2 या 5,4 कर दिया, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, 0,0 को 5,4 पे शिफ्ट कर दिया, तो अब इसका नया कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है, तो ये x डैश y डैश क्या हो जाएगा, अभी तो ये 10 है, 10 में से 5 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में तो ये 5 ही दिखाई देगा ना यहाँ पे, और हाँ इसके रेस्पेक्ट में क्या दिखाई देगा 8 माइनस 4 दिखाई देगा। ये तो सब एकदम सिमेट्री दिख रहा है, लेकिन ये इसके रेस्पेक्ट में 5,4 है, या फिर यहाँ पे 9 कर लो और 7 कर लो, अब देखो तो 9 माइनस 5 4 एंड 7 माइनस 4 3, तो इसका जो नया कोऑर्डिनेट होगा जो इसके रेस्पेक्ट में होगा, अगर इसको ऑरिजिन मान लिया जाए तो ये होगा 4,3। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या फॉर्मूला बताया जाए आपको कि अगर मैंने अल्फा बीटा से शिफ्ट किया तो नया कोऑर्डिनेट जो होता है वो पुराने कोऑर्डिनेट में से अल्फा माइनस करने से मिलता है, और नया कोऑर्डिनेट जो है वो पुराने कोऑर्डिनेट में से अल्फा माइनस बीटा माइनस करने से मिलता है, और ये प्लस भी करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि अल्फा बीटा किस तरफ है, या फिर आप यही याद रखो अगर ये नेगेटिव होगा तो अपने आप ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा अगर ये पॉइंट इधर आया, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप उस सिचुएशन को देखोगे और आराम से आपको मिल जाएगा। रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं और उसमें आपको जो कंक्लूजन है वो बता देता हूँ और वो तुम्हें याद रखना है बस। एक्सिस को हमने अल्फा एंगल से या थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, ये थीटा एंगल है यहाँ, तो जो फर्स्ट नया पहले जो कोऑर्डिनेट था हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, अब ये बन गया एक्स प्लस वाई डैश, ऑरिजिन वही है बस रोटेट कर दिया। कभी कभी इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, रोटेट भी कर देते हैं और शिफ्ट भी कर देते हैं ऑरिजिन। तो रोटेट करने से नया कोऑर्डिनेट बना एक्स डैश, नया कोऑर्डिनेट बना वाई डैश, पुराना कोऑर्डिनेट था एक्स और पुराना कोऑर्डिनेट था वाई, तो अब एक्स डैश वाई डैश क्या होगा वो देखिए। एक्स डैश कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है हर चीज में सबसे पहले क्या आता है, कॉस पहले आता है साइन बाद में आता है, सर्किल का इक्वेशन लिखते हो पहले कॉस आता है बाद में साइन आता है, हाँ यहाँ पे कॉस लिखो, कॉस का बस ये चीजें याद रखो, जब भी शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन आ जाए, नहीं रोटेशन ऑफ एक्सिस आ जाए, तो आप इस मैप को दिमाग में रख लो। अब यहाँ से आंसर कैसे लिखना है आपको, एक्स डैश की वैल्यू लिखेंगे आप एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा,
x डैश की वैल्यू कैसे लिखेंगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। अब y डैश की वैल्यू कैसे लिखेंगे, x into माइनस sin थीटा प्लस y into cos थीटा। तो ये हो गया नया पॉइंट। बस अब ये मतलब आपको प्रूफ में इंटरेस्ट है तो आप जरूर जाके ट्राई कर लेना। ये हमारा x y है और अभी ये x डैश ये बनेगा, ये x डैश है। तो आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाओगे और ये लेंथ फाइंड करोगे, तो यू आर गेटिंग दिस लेंथ ओनली। और अगर फिर आप ये लेंथ फाइंड करने की कोशिश करोगे, ट्रायंगल बनाओगे, तो आपको ये लेंथ मिल जाएगा, खुद ही मिल जाएगा थीटा के काम। टाइम मिले तो करना ट्राई, अदरवाइज ये याद रख लो। क्या याद रखना है, x डैश y डैश x y x cos थीटा y sin थीटा, फिर उसका डेरिवेटिव x माइनस sin थीटा y cos थीटा, ये y डैश हो गया, ये x डैश। ऐसे आप आसानी से x डैश y डैश फाइंड कर सकते हो। इसको याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काम कर सकता है, इसको छोड़ नहीं सकते। चलिए, तो और भी सारी चीजें हो चुकी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्थो सेंटर का तो आप काम कर चुके हो, ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस, तो ये भी आप कर चुके हो। लोकस ऑफ पॉइंट तो आपने सीखा ही नहीं अभी तक यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लोकस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की जो सारी चीजें बताई वो सीखना है हमें, और एक लोकस जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में आता है, लोकस क्या होता है और कुछ क्वेश्चंस के लोकस कैसे निकालने हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे आसान है। लोकस इज अ पाथ। जैसे मैं बोलूंगा मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो मेरा पाथ होगा कि मुझे पहले ऐसे जाना है, पहले यहाँ से बाहर निकलना है, राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर उसके बाद वो वहां से वहां जाना है, फिर उल्टा टांगा से ऐसे जाना है, फिर वहां से ऐसे जाना है। ये वाला पाथ नहीं भाई, वो पाथ अलग है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि आपको ऐसे वाले पाथ पे जाना है, ये पाथ है, ये वाला पाथ है, आपको उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो लोकस इज अ पाथ that is represented in the form of that is represented in the form of equation। ये वो पाथ कैसा है, कोई ऐसे घूमे जा रहा है सर्कल में, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल तो ये इसका पाथ है, ये इसका पाथ है, तो ये इसका लोकस है। कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका लोकस क्या होगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अलग अलग पाथ बन सकता है। कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ओरिजिन से होके, तो क्या हो जाएगा, x y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओरिजिन से होके जा रहा है तो सिर्फ y इज इक्वल टू mx, सी कर देंगे हाँ तो फिर वो ऊपर नीचे हो जाएगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो लोकस का मतलब है रास्ता, पाथ, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है बस। तो पॉइंट किसी पाथ को ट्रेवल कर रहा है, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, वो होगा लोकस। और इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हम लोकस जिस भी पॉइंट का निकालना होता है उसको हम h के मान लेते हैं, उस पॉइंट को h के मान लेते हैं और फिर हम इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो जो कंडीशन गिवन होता है उसको फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हो जाता है। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। क्वेश्चन देता हूं मैं, देखिए कैसा भी लोकस हो सकता है। आप सोचोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन जैसा आना चाहिए, सर्किल जैसा कोई कन्वेंशनल इक्वेशन आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, कभी क्यूबिक आ जाएगा, कभी पावर 3/2 आ जाएगा, उसको आपको नहीं सोचना है। आप बस कंडीशन तय करो और उसके बाद x और y के फॉर्म में या h और k के फॉर्म में इक्वेशन लिख दो, बस हो गया। लिखिए क्वेश्चन, अ वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट a, b। अ वेरिएबल लाइन passes through a fixed point a, b। A variable line passes through a fixed point a, b and meets the coordinates axis
in A and B and meets the coordinate axis in A and B. In A and B. ठीक है? Meets the coordinate axis in A and B. Next, the locus of the point of intersection of lines. The locus of the point. The locus of the point of intersection of lines through A and B. Through A and B parallel to coordinate axis. Through A and B parallel to coordinate axis is. Parallel to coordinate axis is. I hope आप क्वेश्चन अच्छे से लिख चुके हो. If there is any problem, difficulty, you can ask. सर यहाँ पे प्रॉब्लम. So what it says, a variable line passes through A comma B. तो A comma B से पास हो रहा है. Meets the coordinates axis in A and B. यहाँ पे A पे मिलता है, यहाँ पे B पे मिलता है. The locus of the point of intersection of the lines. कौन सा लाइन? एक ही लाइन तो ड्रॉ किया, लाइंस की बात कर रहे हैं. तब आगे बता रहा है थ्रू A and B पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. A और B से होके जो लाइन जा रहा है और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऐसा लाइन है एक, और B से होके ऐसा लाइन जा रहा है. तो एक A से होके जा रहा है, एक B से होके जा रहा है. तो इन दोनों लाइन का जो x और y एक्सिस के पैरेलल है, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है. The locus of the point of intersection of lines through A and B parallel to coordinate axis is. तो ये जो पॉइंट है HK, देखो समझो इस चीज को. तो बोलोगे सर इसका लोकस का सेंस नहीं आ रहा है. यहाँ पे आ रहा है क्या? आपको आ रहा है क्या? मैं बताता हूँ कि A B से पास करने वाले शुरू से करते हैं. क्वेश्चन आपके पास है, A B से पास होने वाले कितने लाइंस हो सकते हैं? बहुत सारे. देखो जैसे A B से मैंने एक और लाइन को पास कराया लाइक दिस, ये. तो ये इसका भी कोई ना कोई, यहाँ पे सपोज करो ये यहाँ पे A पे था, यहाँ पे ये A है और इस केस में B यहाँ पे है. तो इस केस में A से होके जाने वाला एक लाइन ऐसा होगा और B से होके जाने वाला एक लाइन ऐसा होगा. तो जो P पॉइंट है वो ये बन जाएगा. फिर देखो समझना होगा, तभी ध्यान से समझते रहना, नहीं तो ये सब डिटेल बताने की जरूरत नहीं, मैं सीधा आंसर बता सकता हूँ. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है यहाँ पे. तो B से एक लाइन ऐसे गया, A से एक लाइन ऐसे गया और ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट P हो गया. तो ये सारा जो P पॉइंट है कैसा आज बनता जाएगा, ऐसा ही बनता जाएगा. A B से पास होने वाले बहुत लाइन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो एक पॉइंट ये हो गया. तो ये कर्व कैसा बन रहा है पता है आपको? देखो फिर कभी ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा. तो एक ऐसा इधर और एक ऐसा इधर. स्ट्रेट लाइन ऐसा भी शेप बन रहा है. नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, अजीब सा कुछ बनेगा ऐसा. हाँ. तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि एक पाथ बन रहा है. जिस पॉइंट को वो पूछ रहा है कि इसका पाथ क्या है, कोई एक लाइन है जो किसी A B से पास हो रहा है, A B से, तो वो x और y के जहां मिल रहा है वहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, उन सारे पॉइंट को मिला के कोई ना कोई रास्ता बनेगा जिसका कोई ना कोई इक्वेशन होगा. तो वो इक्वेशन क्या होगा, ये बात है. या फिर ऐसा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक इंसान है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कांस्टेंट है. तो अभी वो यहाँ पे था और उसको इस तरीके से मूव करना है कि ओरिजिन से डिस्टेंस बदले नहीं.
ये डिस्टेंस r का r मेंटेन रहे। तो सर्कल हो जाएगा उसका पाथ। इतना इधर नहीं जा सकता, r से ज्यादा हो जाएगा, इधर आएगा तो r से कम हो जाएगा, तो ये ऐसे ही मूव करेगा, फिर r ही अभी भी r है, अभी भी r है, अभी भी r है, हमेशा r है। तो ये जो रास्ता तय करेगा वो रास्ता अपने आप एक सर्कल बन जाएगा और कुछ बन ही नहीं सकता। तो इस सर्कल का, इस रास्ते का इक्वेशन आपको बताना है। तो आप चाहे जो भी दिमाग लगाओ, जैसे भी लगाओ, आप इसका इक्वेशन बता दो। वही यहाँ पे भी है। तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, वैसे क्वेश्चन ही कर रहे थे। ये रहा यहाँ पे, ये रहा ए बी, यहाँ पे एच के यहाँ पे मिल रहा है, ये रहा एच कॉमा के, और ये हमारा ए बी से पास हो रहा है ये कोई लाइन, और ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। हमें एच के में इक्वेशन चाहिए, लोकस चाहिए एच के का, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। मेरे को बताओ कि ये ए पॉइंट कितना होगा, अगर ये एच के है तो ए का पॉइंट कितना होगा, एच कॉमा जीरो होगा कि नहीं एच होगा, कॉमा, और बी का पॉइंट कितना होगा, जीरो कॉमा के, और क्या हो सकता है, ये एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल है जी, हाँ वाई सर, के पैरेलल है और ये एक्स के पैरेलल है। सो वी गॉट पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी फाइंड होने से क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, कैन यू फाइंड द इक्वेशन हाँ सर, ए एंड बी, या फिर क्या आप ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हो जिसका एक्स इंटरसेप्ट एच हो और वाई इंटरसेप्ट के हो, ये एच ही तो है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y ही तो है, मतलब k है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये एक ऐसा लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट h है और y इंटरसेप्ट k है। तो ऐसा इक्वेशन, इसका लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x by h प्लस y by k इज इक्वल टू 1। बोल होगा कि नहीं हाँ होगा। सर, हाँ, और ये जो लाइन है वो किससे पास कर रहा है, ए बी से, a कॉमा b से पास कर रहा है। हाँ, Just तो ए replace बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल b टू by 1। k is equal to 1। अब आपके इक्वेशन में सिर्फ एच के है और कुछ नहीं है, और ए बी है जो पहले से दिया हुआ था, तो दिस कैन बी लोकस, यही लोकस है। अब कई बार आपके आंसर में एक्स और वाई में आंसर दिखाई देता है, हमने एच कॉमा के माना था, एच कॉमा के आ गया, ताकि हमारा एक्स वाई में कंफ्यूजन ना हो जाए। अब आप इसको एक्स वाई में चेंज करके बता सकते हो कि भैया ये हो गया ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया लोकस। आप यहीं पे, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको वापस एक्स कैसे लिख दिया, तो आप यहीं पे स्टॉप कर दो, आगे समझ में आ जाएगा, यहीं पे रुक जाओ, यही आंसर। आगे फिर लोगों से क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक अंदर जाने दो, अभी शायद एक दो क्वेश्चन और लोकस का हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्लियरली विजिबल है, देख लीजिए। हाँ सर, हाँ सर। ले लिया। ग्रेट, अब इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए। अब ये कैसे, क्या क्या किस चीज का इक्वेशन है पता ही नहीं है, ऐसा शेप हमने नहीं पढ़ा 2D में, a बाई एक्स प्लस b बाई वाई, मतलब क्या, हमें हमें लोग बस पाथ बता देना एक्स वाई में। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें नहीं सोचना, लोगस के क्वेश्चन में इतना ही तक करना होता है, इसके आगे नहीं सोचना।
सर आंसर बी 2x plus 3y is equal to 7. ओके, ज्यादा सॉल्विंग दिस आई वांट टू आस्क यू समथिंग। मंडे को आपकी क्लास है, आपको याद है ना, मंडे को क्लास है 3 to 4 हाँ। सेम टाइम। हाँ तो हम लोग एक और क्लास मतलब थर्सडे को रखेंगे ही मंडे को। मंडे को और पहले हो सकता है, मंडे को आप मतलब कोई और क्लास होती है आपकी? नहीं सर। मंडे को 2 बजे से बैठोगे तो तुम्हारा ही फायदा हो जाएगा। 2 to 4 या 2 to 3:30 ऐसा कुछ हो जाएगा, या ऐसा कुछ। हाँ सर 2 बजे से सर। 3:30 हाँ, ठीक है। ओके, हाँ 2 बजे से सर रहेगा। ठीक है ना, चलो। हाँ तो हम लोग 2 बजे से करते हैं। अब ये ऑफिशियल में नहीं दे रहा है, हमारा अपना पर्सनल है, हमारा कुछ बात हमारे बीच में होनी चाहिए। जैसे मैं ऑफ करता हूँ, मैं बताता था थर्सडे को नहीं करना, मंडे को करना है, तो मैं आप लोगों को ही बोल देता हूँ, मैं ऑफिशियली कुछ नोटिफिकेशन नहीं भेजता। तो मुझे लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ आपको क्लास करना है, आप उसमें प्रेजेंट रहोगे। इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये क्या बनाना है बेवजह। तो मैं ऐसे, मेरा ऐसा मन करता है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। हाँ तो सर। वैसे ही अभी मंडे को क्लास रखूंगा तो 2 o'clock। हेलो स्टार्ट करेंगे। सो दिस क्लास दैट तो वीडियो सर पॉज हो गया सर।